नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में इतिहास। राजनीति विज्ञान को हमने पहले ही पूरा कर लिया है और आज शुरुआत हो रही है इतिहास से। और इतिहास का पहला पार्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियां। 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से टोटल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सवाल आएगा रिक्त स्थान का, एक सवाल आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न से और एक सवाल आएगा निबंधात्मक प्रश्न से। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। और यहाँ से मिले हैं मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप। हरियाणा में ही अन्य महत्वपूर्ण स्थल राखी गढ़ी, जो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सेम ही है, आपको अलग अलग नहीं समझना है। उसके बाद में बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में प्रमुख स्थल है लोथल, जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद में धोलावीरा, जो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद में रंगपुर और उसके बाद में नागेश्वर, जो शंख उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में प्रमुख स्थल है कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। पाकिस्तान के प्रमुख स्थल देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत 3 देशों में फैली हुई थी। तो पाकिस्तान में भी कुछ प्रमुख स्थल हैं। एक तो हो जाएगा हड़प्पा, एक हो जाएगा मोहनजोदड़ो, एक हो जाएगा चंदहुदड़ो, एक हो जाएगा कोट दीजी। और उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और जम्मू में एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है मांडा। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। पीछे हमने पढ़ा था कालीबंगा या कालीबंगन दोनों एक ही है, यह राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से 2 फसलें एक साथ बोए जाने के भी अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर अग्निवेदी के भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद में वापस एक बार देख लीजिए बनावली, जो हरियाणा में है, और एक चोलिस्तान, यहाँ से मिले हैं मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप। लोथल गुजरात के बारे में, जहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह, और जहाँ पर नावें आती थी। उसके बाद में धोलावीरा गुजरात, और यहाँ से मिला है विशाल जलाशय, और यह जल संग्रहण के लिए प्रसिद्ध था। तो यदि प्रश्न पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल संग्रहण के लिए प्रसिद्ध था, तो आपका उत्तर होना चाहिए धोलावीरा। मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदहुदड़ो। तो चंदहुदड़ो स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, यहाँ पर मन के बनाने के लिए लोग प्रसिद्ध थे। और ये आकार में बहुत ही छोटी बस्ती थी, केवल और केवल 7 हेक्टेयर में फैली थी। यदि इसकी तुलना करें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैली हुई थी, लेकिन ये केवल और केवल 7 हेक्टेयर में थी। अब देखिए यहाँ पर और कौन कौन से कार्य होते थे। मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे? तो राजस्थान के खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मंगाते थे। यदि प्रश्न तांबा के बारे में आया है तो दूसरी धातुओं के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इनके बारे में देख लीजिए। सोना दक्षिण भारत में कोलार से मंगाया जाता था। कोलार है वर्तमान कर्नाटक में। कोलार पर एक प्रसिद्ध मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। उसके बाद में लार्जवर्द मणि या नीला पत्थर, यह मंगाया जाता था सोर्दगुई अफगानिस्तान से, और यह सबसे कीमती पत्थर माना जाता था। उसके बाद में कार्नेलियन पत्थर या लाल पत्थर, यह मंगाया जाता था भड़ोज गुजरात से। उसके बाद में है शेलखड़ी या मुलायम पत्थर, यह मंगाया जाता था दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से। अब देख लीजिए खेतड़ी अंचल के बारे में। तो खेतड़ी अंचल है वो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का ही एक भाग था, और यहाँ से हड़प्पा वासियों को भारी मात्रा में तांबा भेजा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल एक अपवाद को छोड़कर 2 स्थलों में विभक्त थे, और एक ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभक्त था, वह था धोलावीरा। तो धोलावीरा के अलावा यदि कोई भी बस्ती से सवाल पूछ ले कि वह कितने भागों में बंटी हुई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2। तो मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में बंटी थी इसके बारे में बताया गया है। तो 2 भाग होते थे, एक भाग होता था दुर्ग और दूसरा भाग होता था निचला शहर। और दुर्ग यह आकार में छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था, और यहाँ पर विशिष्ट सार्वजनिक भवन होते थे। निचला शहर यह आकार में बड़ा था और नीचे बना हुआ था, और यह हमेशा होता था पूर्वी भाग में। दुर्ग हमेशा होता था पश्चिमी भाग में, और निचला शहर होता था हमेशा पूर्वी भाग में, और यहाँ पर सामान्य जनता के आवास बने हुए थे।
अब अपवाद के बारे में बात कर ले। धोलावीरा धोलावीरा तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बंटा हुआ था। पश्चिमी भाग दुर्ग, एक मध्य नगर और पूर्वी भाग निचला नगर में बंटा हुआ था। और लोथल की बात करें तो लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था, लेकिन वह ऊंचाई पर बना हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शोरतगुई। यह है अफगानिस्तान में। तो यहां से मिले हैं नहरों के साक्ष्य। और पंजाब सिंध में नहरें नहीं मिली हैं, यानी इतिहासकारों का मानना है कि वे शायद गाद से भर गई होंगी। उसके बाद में यदि नहरों के संबंध में सवाल आया है तो सवाल कुओं के संबंध में भी आ सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, यह था कुओं के लिए प्रसिद्ध, और यहाँ से लगभग 700 कुएं मिले हैं। उसके बाद में बात करते हैं जलाशय की। यदि कुएं और नहरों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं तो सवाल जलाशय से भी संबंधित आ सकता है। तो जलाशय प्रसिद्ध थे धोलावीरा के, और यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है, और इन जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में देख लीजिए। ये थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर। यदि प्रश्न पूछना चाहिए तो एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, या एएसआई के पहले डायरेक्टर, तो भी उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने एक हड़प्पा के काल निर्धारण में थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्योंकि इन्होंने चीनी यात्रियों के वृत्तांतों पर भरोसा किया था। उसके बाद में बात करते हैं दयाराम साहनी। तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा में मोहरों की खोज की थी। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जॉन मार्शल 1924 में पूरी दुनिया के सामने इन्होंने घोषणा की कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उसके बाद में आई.एम. व्हीलर, ये 1944 में भारत आए थे और खुदाई में एक समान क्षैतिज रेखाओं की जगह टीले स्तर विन्यास का पालन किया, और ये एक सैनिक ब्रिगेडियर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनावली। इसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की थी। तो बनावली और चोलिस्तान, यहाँ से मिले हैं मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता में बाट सामान्यतः नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चल्ट। तो ये बाट सामान्यतः घनाकार होते थे, यानी इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती थी, और इन पर कोई भी प्रकार का निशान नहीं होता था। और मानदंड है वो द्विआधारी होता था, यानी सबसे छोटा बाट यदि 1 इकाई में है तो उससे बड़ा वाला बाट 2 इकाई में, उससे बड़ा वाला बाट 4 इकाई में, उससे आगे 8, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाता था। और साथ ही साथ दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 700, जिसके हमने पीछे चर्चा की थी। नहरें शोरतगुई अफगानिस्तान, कुएं मोहनजोदड़ो। तो वहां पर बताया था कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। और कुएं ऐसी जगह पर बनाए जाते थे जहां से बाहर के लोग भी पहुंच सके, और इनका प्रयोग सामान्यतः राहगीरों द्वारा भी किया जाता हुआ होगा। इसलिए विद्वानों ने मोहनजोदड़ो को कुओं का शहर भी कहा है। यदि एग्जामिनर सवाल पूछना चाहे तो यह भी पूछ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कुओं का शहर कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद में नहरें शोरतगुई अफगानिस्तान, जलाशय ये प्रसिद्ध थे धोलावीरा गुजरात, कुएं मोहनजोदड़ो और 700 कुएं मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए शैलखड़ी पत्थर की क्या उपयोगिता थी? यानी शैलखड़ी पत्थर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो इसके बारे में देख लीजिए। शैलखड़ी यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था, और इससे मुहरें बनाई जाती थी, और मन के बनाने के लिए भी इससे काम में लिया जाता था, क्योंकि इस पर काम करना और नक्काशी करना आसान था। अब इससे संबंधित अन्य जानकारी आप देख लेना। उसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के किन्हीं 2 प्रमुख संसाधनों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधन थे नहरें, कुएं और जलाशय। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नहरें पंजाब सिंध में नहीं मिली हैं, लेकिन शोरतगुई अफगानिस्तान से मिली है। कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो से, और जलाशय मिले हैं धोलावीरा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों जैसे ओमान से संपर्क था? तो ओमान से मिले तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो साझा उत्पत्ति का संकेत देते हैं। साथ ही ओमान में एक विशिष्ट हड़प्पाई मर्तबान भी मिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का ओमान से संपर्क था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारे लिए आज भी रहस्यमयी है, क्यों?
क्योंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है और इसके वर्णमाला के अक्षरों की बजाय चित्रलेखात्मक चिन्हों का प्रयोग किया गया था और इन चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है और जिसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी हमारे लिए रहस्यमयी है। अब देख लो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो इसमें दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, तो इसका प्रमाण है कि दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर संकुचित अंतराल था, जैसे लिखने वाले के पास जगह कम पड़ गई हो। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो कोई भी लिपि लिखी गई है इसमें सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों का मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फयांस क्या थे? तो फयांस के बारे में देख लीजिए। घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पात्र फयांस कहलाते थे और ये कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था और इससे छोटे पात्र और मन के बनाए जाते थे। उसके बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम और इन्हें ही भारत में पुरातत्व का पिता कहा जाता है। उसके बाद में देखिए कनिंघम हड़प्पा के महत्व को कम करके आंकने लगे थे। उन्हें लगा कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के शहरों से हुई है, लेकिन वे गलत साबित हुए। हड़प्पाई मोहर को समझने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों पर ज्यादा भरोसा किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुरोहित राजा किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो से मिली एक पत्थर की मूर्ति को पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है क्योंकि वे मेसोपोटामिया के पुरोहित राजाओं के इतिहास से परिचित थे। तो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो सवाल यह भी बन सकता है पुरोहित राजा की मूर्ति कहां से मिली है? तो उत्तर हो जाना चाहिए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक प्रमुख कारण लिखिए। तो जलवायु परिवर्तन या नदियों का मार्ग बदल देना, ये कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। वही सेम प्रश्न बड़ा करके पूछ लिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक नहीं हुआ बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, यानी कई साल लगे हड़प्पा सभ्यता को खत्म होने में। पुरातत्वविद इसके लिए एक नहीं बल्कि कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे पहला कारण हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। साक्ष्य बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु में बदलाव आया, जिससे वर्षा कम हुई और सूखा पड़ गया। उसके बाद में दूसरा कारण है नदियों का मार्ग बदलना या सूखना। अधिकांश बस्तियां नदियों के किनारे बसी हुई थी और सरस्वती नदी सूख गई थी और सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ होगा। उसके बाद में तीसरा कारण है बाढ़। मोहनजोदड़ो में बार बार विनाशकारी बाढ़ आने के भी सबूत मिल रहे हैं, जिससे बस्तियां नष्ट हो गई। उसके बाद में अगला कारण हो सकता है वनों की कटाई। ईंटें पकाने और धातु गलाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी का उपयोग हुआ होगा और जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने की प्रक्रिया और प्रयुक्त पदार्थों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए, मन के बनाना हड़प्पा वासियों की एक अत्यंत विकसित कला थी और इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र था चंदहुदड़ो। और इसके लिए अब मन के किस प्रकार बनाए जाते थे इनके बारे में बताया गया है। मन के कार्नेलियन पत्थर, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, शेलखड़ी और जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं, शंख और फयांस पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे। तकनीक देख लीजिए। शेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मन के बनाना आसान था। कठोर पत्थर जैसे कार्नेलियन के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती थी। पहले पत्थर के बड़े टुकड़े को तोड़कर छोटे आकार में बदला जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। अंतिम चरण होता था घिसाई, पॉलिश करना और छेद करना, और इसके साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। चंदहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण भी मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बनावट व महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में देख लीजिए। मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। दुर्ग क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय संरचना है जो हड़प्पा वासियों के वास्तु कौशल का प्रमाण है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक हमने पहले पढ़ा था विशाल जलाशय और अब पढ़ रहे हम विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में और विशाल जलाशय है धोलावीरा गुजरात में। विशाल स्नानागार। अब आगे देखिए। और जो विशाल स्नानागार है इसकी आकृति थी आयताकार और चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ था और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसकी उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था जिससे पानी बाहर नहीं जाए। और इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे जिनमें से एक बड़ा कुआं था और पानी जलाशय में भरा जाता था। यानी एक कमरे में बड़ा कुआं था और उसी कुएं से इस स्नानागार में पानी डाला जाता था। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी नाली भी बनी हुई थी। अब इसका महत्व देख लीजिए। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह स्नानागार सामान्य स्नान के लिए नहीं था
इसका निर्माण दुर्ग क्षेत्र में हुआ था जहां शासन वर्ग रहता था, अतः इसका प्रयोग किसी विशेष धार्मिक अवसरों या सार्वजनिक आयोजना पर अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में देख लीजिए। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहली विशेषता है आंगन। घरों का केंद्र एक आंगन होता था, यानी चारों ओर कमरे बने होते थे और इसके बीच में आंगन होता था। आंगन का प्रयोग खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए भी होता था। उसके बाद में दूसरी विशेषता है एकांतता। हड़प्पावासी निजता का बहुत ध्यान रखते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, यानी वर्तमान समय में जो घरों के खिड़कियां होती है ऐसी खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा मुख्य द्वार से घर के अंदर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। उसके बाद में देख लीजिए तीसरी विशेषता स्नानघर। हर घर में ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नाली से जुड़ जाती थी। उसके बाद में अगली विशेषता हो जाएगी छत और सीढ़ियां। कई घरों में ऊपर की मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। अगली विशेषता है सामुदायिक कुएं। कई घरों में ऐसे कक्ष में कुएं बनाए गए थे जहां से बाहर के लोग भी आसानी से पहुंच सके और इसका उपयोग कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी नियोजित जल निकासी थी। मेके जैसे विद्वानों ने अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली बताया है, यानी मेके ने भी कहा है कि हड़प्पा शहर है वो जल निकासी प्रणाली में सबसे प्राचीन शहर माना जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। ग्रिड पद्धति, यानी सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी प्रत्येक है वो कोण होता था वो 90 डिग्री का होता था। इस प्रकार से यहाँ पर शहर को बसाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके अलग अलग आवासों का निर्माण किया गया। उसके बाद में यहाँ से पक्की नालियों के अवशेष भी मिले हैं। ईंटों से बनी हुई नालियां जिन्हें ऊपर से ढका भी जाता था और घरों का गंदा पानी पहले घर की छोटी नालियों से बहकर गली की नाली में जाता था और फिर यह मुख्य नाले में जाता था और आगे शहर से बाहर चला जाता था। उसके बाद में सफाई व्यवस्था। नालियों को साफ करने के लिए जगह जगह मेन होल भी बनाए गए थे और जगह जगह होदियां भी बनाई गई थी। कूड़ा कचरा छानने के लिए नालियों के बीच में गड्ढे भी बने हुए थे ताकि ठोस कचरा वहीं रुक जाए और पानी ऊपर से बहता चला जाए। आगे देखिए। अब इसकी वर्तमान प्रासंगिकता देखिए। आज के समय में हमारे कई शहर जल भराव की समस्या से जूझते हैं। हड़प्पा की यह प्रणाली वर्तमान के शहरों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है। यह दर्शाती है कि शहर नियोजन में स्वच्छता और स्वास्थ्य को कितनी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हड़प्पा वासियों ने जल मूल निकासी और वर्षा जल निकासी को अलग रखने की जो समझ दिखाई है वह आज भी आधुनिक टाउन प्लानिंग का एक आधार है। उसके बाद में निष्कर्ष देख लीजिए। 4500 साल पहले इतनी उन्नत इंजीनियरिंग का होना यह सिद्ध करता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने समय में सबसे आगे थी। अब और निबंधात्मक प्रश्न देख लीजिए जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक प्रश्न है मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसमें जल निकास प्रणाली और गृह स्थापत्य की क्या भूमिका थी। अगला प्रश्न आ सकता है पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, विस्तार से समझाइए। और उस अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी नाटकीय रही है। कनिंघम के ब्रग से लेकर व्हीलर की वैज्ञानिक पद्धति तक इस यात्रा का वर्णन कीजिए। तो इन 3 प्रश्नों को भी आपको आगामी एग्जाम की दृष्टि से तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे हैं कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो यदि एग्जामिनर पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, तो यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। और महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए। लोथल है गुजरात में जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा। उसके बाद में कालीमंगन राजस्थान, यहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, अग्निवेदी मिली है। धौलावीरा गुजरात, यहाँ से जल प्रबंधन के अवशेष मिले हैं, साइन बोर्ड के भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद में है चंद हुदड़ो, यहाँ से मिले हैं मन के और शिल्प उत्पादन के अवशेष। उसके बाद में कच्चा माल कहाँ से आता था, तो लार्ज वर्द मणि आती थी सोरदगोई अफगानिस्तान से, कार्नेलियन पत्थर आते थे बड़ौत गुजरात से, शेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, तांबा आता था खेतड़ी राजस्थान और ओमान से। इसके साथ ही देखिए आगे। जॉन मार्शल 1924 में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करते हैं और द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है एस.एन. रॉय ने। यदि एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक थे एस.एन. रॉय। इसके साथ ही यह अध्याय होता है पूरा। उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। धन्यवाद।